हेलो हेलो। अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही होगी तो यस टाइप करें प्लीज़। ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे। क्रोमेटोग्राफी क्या है ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। क्रोमेटोग्राफी का जनरल डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है, आप इससे पहले आप सभी का वेलकम है, स्वागत है जूलॉजी बीएससी फाइनल ईयर की इस क्लास में। सभी का गुड मॉर्निंग। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, डेफिनेशन क्या है ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम इसके आगे का पोर्शन कवर करेंगे। क्या होता है स्टेशनरी फेज़, क्या होता है मोबाइल फेज़, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे ना हम लोग। टाइप्स क्रोमेटोग्राफी ये भी देख चुके थे। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी भी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखते हैं एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बताने से पहले बताऊं कि जो आयन एक्सचेंज जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है, क्या क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज, ठीक है, उसमें दो तरह के होते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कौन कौन दो तरह से हो सकते हैं? तो एक हो सकता है, ठीक है, एनायन एक्सचेंज, और एक होता है कैटायन। और आपको पता है कि एनायन और कैटायन क्या होते हैं, सभी को पता है। एनायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नेगेटिवली चार्ज? क्या होता है एनायन? एनायन नेगेटिव चार्ज होता है ना। एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और कैटायन क्या होता है, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ एनायन एक्सचेंज और कैटायन एक्सचेंज में। एनायन एक्सचेंज में क्या होगा, ठीक है, एनायन एक्सचेंज में एनायन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। मीन्स हम इस तरह से एक क्रोमेटोग्राफिक चेम्बर बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से क्रोमेटोग्राफिक चेम्बर बनाएंगे। इस चेम्बर में हम क्या करेंगे, स्टेशनरी फेज के साथ, स्टेशनरी फेज में, ठीक है, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज में यहाँ रहेगा क्या, एनायन। या सपोज ये स्टेशनरी फेज का क्या है, ये मैट्रिक्स है, दिस वन इज द मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स पे क्या लगे हुए हैं, कैटायनिक बीड, ठीक है, क्या लगे हुए हैं, कैटायनिक बीड लगे हुए हैं, बीड। अब ये बीड क्या होता है, तो बीड जैसे आप कंचे देखे हो ना, कंचे कंचे ऐसे गोलाकार होते हैं, इसी तरह से क्या होते हैं, बीड्स होते हैं। फ़र्क इतना रहता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है इन बीड्स, ठीक है। तो इन बीड्स को क्या किया जाता है, इसी मैट्रिक्स में क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। तो यहाँ मैट्रिक्स लगा हुआ है, इसी मैट्रिक्स में इस बीड को एब्जॉर्ब कर दिया गया है। नॉट एब्जॉर्ब, इट्स एड्जॉर्ब ना, एड्जॉर्ब कर दिया गया है। अब होता क्या है, ठीक है, मोबाइल फेज, ठीक है, मोबाइल फेज हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है या सॉल्वेंट होता है, नॉर्मली सॉल्वेंट होता है ना। और इसी के सॉल्वेंट के साथ हम क्या करते हैं, अपना जो भी सैंपल रहता है उसको मिक्स करते हैं मोबाइल फेज के साथ। अब उस सॉल्वेंट को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, फिर यहाँ से इस कॉलम में होकर गुजारते हैं। तो मिक्सचर में हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल भी हैं और नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, दोनों तरह के मॉलिक्यूल हैं ना। अब जब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलम के थ्रू हम लोग होकर गुजारते हैं क्रोमेटोग्राफिक चेम्बर के थ्रू, तो होता क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ भी जो पॉजिटिव आयन होंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। आप सभी को पता है कि सेम आयन या सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और अपोजिट चार्ज के बीच में, ठीक है, इंटरेक्शन होता है। तो ये प्लस प्लस आयन है,
यहाँ ये प्लस, ठीक है, और ये प्लस, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपेल करते हैं एक दूसरे को ना, रिपेल करते हैं, और रिपेल करने के कारण ये प्लस चार्ज यहाँ पर बाइंड नहीं करता है और तेज़ी से एल्यूट आउट हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है ना, वॉश आउट हो जाता है। क्लियर? जबकि ये जो नेगेटिव होता है, ठीक है, ये नेगेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं मिक्सचर में, उनके बीच में और ये जो बीड की पॉजिटिव बीड के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन होने के कारण जो नेगेटिव मॉलिक्यूल होते हैं वो इस बीड के साथ बाइंड कर जाते हैं और जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से एनायन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एनायन यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में ये देखो, ये एल्यूट आउट हो गया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर बाइंड किया हुआ है। बाद में हम लोग क्या करते हैं, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है उसको ब्रेक करते हैं पीएच बढ़ाकर, ठीक है, सैलिनिटी बढ़ाकर या आयोनिक स्ट्रेंथ बढ़ाकर या टेम्परेचर इंक्रीज करके। तो ये सारी चीज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और इनको अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। डिटेल में अगर देखें तो यहाँ पर से हम लोग देखते हैं, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज द सेपरेशन टेक्निक फॉर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल बाय देयर इंटरेक्शन विथ पॉजिटिवली चार्ज स्टेशनरी फेज इन द फॉर्म ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन। तो रेजिन के रूप में, ठीक है, वहाँ रेजिन के रूप में क्या लगा है, बीड लगा है। तो क्या होता है, एनायन एक्सचेंज, एनायन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। मिक्सचर में पॉजिटिव आयन भी होते हैं, ठीक है, मिक्सचर में पॉजिटिव आयन भी होते हैं, नेगेटिव आयन भी होते हैं। तो पॉजिटिव आयन का यहाँ हमने क्या लगाया है, रेजिन लगाया है, रेजिन या इसी को हम लोग बोल रहे हैं मैट्रिक्स लगाया हुआ है। तो पॉजिटिव आयन का मैट्रिक्स लगाया हो तो एक्सचेंज किसका होगा, एनायन, ठीक है, एनायन यहाँ पे बाइंड होंगे। तो पॉजिटिव हमने लगाया है, एनायन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। और एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का ही क्या है, एक प्रकार है जिसमें एनायनिक मॉलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिवली चार्ज रेजिन एंड नेगेटिवली चार्ज एनालाइट। Here the exchange of positively charged ions take place to remove the negatively charged molecule। तो बहुत ही सिंपल बात है कि इसमें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके बीच में रिपल्शन होता है। तो सेम टू सेम इसी प्रिंसिपल का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे बीट होता है इसलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो एल्यूट आउट हो जाते हैं। Stationary phase is first coated with positive charge where component of the mixture with negative charge will bind। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज के जो कंपोनेंट होते हैं उसको कोट करते हैं स्टेशनरी फेज के साथ। एनायन एक्सचेंज रेजिन विथ हायर एफिनिटी टू नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट देन बाइंड द कंपोनेंट डिस्प्लेसिंग द पॉजिटिवली चार्ज रेजिन। तो फिर क्या करता है, ये जो नेगेटिवली चार्ज होता है ये आकर कहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज रेजिन पे या फिर मैट्रिक्स पे बाइंड करता है। ओके, एनायन एक्सचेंज रेजिन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स देन रिमूव्ड बाय डिफरेंट बफर। अब बाद में, ठीक है, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हाँ इस तरह से इंटरेक्शन होता है, इसको क्या किया जाता है, रिमूव या फिर ब्रेक किया जाता है और फिर मॉलिक्यूल को सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है, ये बेसिक प्रिंसिपल है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बीच में। ओके, तो ये एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल हमने देख लिया। क्लियर? एक बार फिर मैं प्रोसेस समझा दूं कि सबसे पहले हमने क्या किया था। सबसे पहले यहाँ पर हमने स्टेशनरी फेज में कैटायनिक बीड यानी पॉजिटिवली चार्ज बीड को क्या किया था, अटैच कर दिया था। जब हमारा सैंपल ऑफ मिक्सचर था, ठीक है, सैंपल था या फिर जो भी मिक्सचर था उसमें से हमको नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, जैसे कि एमिनो एसिड वगैरह हो गया,
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो गया, तो इनको सेपरेट करना है या फिर कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स को, तो उनको क्या किया जाता है, इसी क्रोमेटोग्राफिक चेम्बर में गुजारा जाता है। ठीक, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे इमोबिलाइज कैटायनिक सरफेस, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कैटायनिक सरफेस मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन को इमोबिलाइज कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड टू मोबिलाइज कैटायनिक सरफेस। तो अगर हम लोग एमिनो एसिड को सेपरेट कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि बहुत सारे एमिनो एसिड क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसे कि एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। कौन कौन से, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। तो इनको सेपरेट कर रहे हैं तो क्या हुआ, जैसे इसको हमने फ्लो कराया, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट यहाँ पर बाइंड कर जाएंगे और बाकी सारे एमिनो एसिड क्या होंगे, एल्यूट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो बाइंड हो चुके हैं उनको पीएच बढ़ाएंगे। क्या क्या ध्यान रखना, पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक, पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ और टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें बढ़ाएंगे तो फिर इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा और बाद में इसको हम लोग प्योर फॉर्म में प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो ये स्टेप हैं, स्टेप्स को भी हमने अभी देखा। ठीक है, उसी का ये डिटेल दिया गया है एक, तो इसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, दोबारा भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सेम चीज़ को। यूज़ देखते हैं इसका। ठीक है, क्या यूज़ है एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। तो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज्ड टू सेपरेट प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। क्या बोल रहे हैं हम लोग, टू सेपरेट प्रोटीन एंड एमिनो एसिड फ्रॉम द मिक्सचर। तो मिक्सचर में प्रोटीन्स को और एमिनो एसिड को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि यही दोनों यूज़ होते हैं। ये दोनों क्या है, नेगेटिवली चार्ज है ना, एमिनो एसिड भी नेगेटिव होता है, प्रोटीन भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, दोनों तरीके से होते हैं। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लिक एसिड कैन बी सेपरेटेड विच हेल्प्स फर्दर एनालिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो भी डीएनए कैसा होता है, वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उसको भी सेपरेट करने में। दिस मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन वेयर द एनायन आर एक्सचेंज फॉर हाइड्रोक्सिल आयन। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ OH आयन क्या होती हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन क्या होती हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, किसके थ्रू, एनायन के थ्रू। एनायन एक्सचेंज रेजिन कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मेटल्स एज दे यूजुअली हैव नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स दैट बाउंड द एनायनिक एक्सचेंजर। तो बहुत सारे मेटल्स, ठीक है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, और मेटल्स क्या होते हैं, कुछ मेटल नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज। तो इन नेगेटिवली चार्ज मेटल आयन को सेपरेट करने के लिए एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखें तो द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम मिक्सचर ओपनेंड आफ्टर सेल डिस्ट्रक्शन। तो न्यूक्लिक एसिड का सेपरेशन सेल जब हम लोग करते हैं लैब में डीएनए आइसोलेशन, तो वो एक एग्जाम्पल है। द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द क्रूड मिक्सचर ओब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लड सीरम। और यदि ब्लड सीरम से हमें क्या निकालना है, प्रोटीन निकालना है, तो जो एनायनिक प्रोटीन होंगे उनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है, और इसका एग्जाम्पल ये है। तो ये एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी, कैटायन एक्सचेंज। तो सेम, ठीक है, एनायन एक्सचेंज की तरह ही क्या है, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। ठीक, फ़र्क केवल क्या है, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है, एक मिनट, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हमने क्या पॉजिटिवली चार्ज बीड लगाया है, तो कैटायन एक्सचेंज में क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाया जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव की जगह क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज लगाया जाएगा ताकि कैटायन का एक्सचेंज हो, मीन्स पॉजिटिव आयन आकर क्या हो, बाइंड हो जाए। ठीक है, पॉजिटिव आयन आकर बाइंड हो जाए और नेगेटिव आयन एल्यूट आउट हो जाए। ठीक है, तो इसमें देखो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी द सेपरेशन ऑफ टेक्निक ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, किसको, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को, बाय देयर इंटरेक्शन विथ नेगेटिवली चार्ज। किससे नहीं इंटरेक्ट करेगा, नेगेटिवली चार्ज स्टेशनरी फेज के साथ। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाना इसको।
ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगाया है, ये जो ठीक है रेजिन या फिर जो हम इमोबिलाइज किए हैं ना स्टेशनरी फेज, वो कैसा है, वो है यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ताकि कौन आकर फंसे यहाँ पर, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल आकर फंसे। और इस तरह से बाद में हम इसको क्या कर लें, सेपरेट कर लें। तो मैं इसको फिर डिटेल में समझा नहीं रहा हूँ, ये जस्ट अपोजिट है। ठीक है, एनायन एक्सचेंज का। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये एक इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी, इसको देखो। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज द सेपरेशन टेक्निक where the component of mixture are separated on the basis of their differential adsorption with stationary phase, resulting in them moving at different speed when passed through column। अब देखो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, तो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन मीन अलग अलग मॉलिक्यूल, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल जो होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, उनकी किसी सरफेस के साथ एड्जॉर्ब होने की टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी अलग अलग होती है। मीन्स ठीक है, चिपकने बोल सकते हैं ना, चिपकने या अधिशोषित होने की जो क्षमता होती है इन मॉलिक्यूल्स की अलग अलग होती है। और यही प्रॉपर्टी क्या करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को आधार मानकर हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बायोमॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करते हैं। कैसे करते हैं इसको डिटेल में देखेंगे। इट इज अ सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इन विच स्टेशनरी फेज एज अ सॉलिड एंड मोबाइल फेज इज लिक्विड और गैस। तो सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का एक मिक्सचर है, टेक्निक है जिसमें स्टेशनरी फेज क्या होता है, सॉलिड सरफेस होता है, जबकि मोबाइल फेज क्या होता है, लिक्विड होता है। प्रिंसिपल देखते हैं क्या प्रिंसिपल है। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन वेयर डिफरेंट मॉलिक्यूल इन मिक्सचर हैव डिफरेंट एफिनिटी विद द एब्जॉर्बेंट प्रेजेंट इन द स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज में हमने जो एड्जॉर्बेंट लगाया है, उस एड्जॉर्बेंट के साथ अलग अलग जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी एड्जॉर्ब होने की क्षमता क्या है, अलग अलग है। और इसी को हम लोग आधार मान रहे हैं, मैं पहले ही बताया हूँ। द मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर एफिनिटी रिमेन एड्जॉर्ब फॉर लॉन्गर टाइम, डिक्रीजिंग देयर स्पीड ऑफ मूवमेंट थ्रू द कॉलम। तो जिस मॉलिक्यूल की एफिनिटी ज़्यादा होती है इस सरफेस से अटैच रहने की, वो लंबे समय तक क्या होती है, लंबे समय तक अटैच रहती है। ठीक है, और जिस मॉलिक्यूल की टेंडेंसी कम होती है उसको क्या किया जाता है, वो जल्दी एल्यूट आउट हो जाता है। तो अब देखो होता क्या है, नॉर्मली अगर ये कॉलम है, ठीक है, तो यहाँ पर हम जब सैंपल को गुजारेंगे तो होगा क्या, ठीक है, कम स्पीड से और अधिक स्पीड से, स्पीड को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो कुछ होंगे जिनके बीच में जो यहाँ अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो क्या होंगे, वो ठीक है यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, एड्जॉर्ब हो जाएंगे। और जो अच्छे से एड्जॉर्ब नहीं हो पाए वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक, और बाद में जो एड्जॉर्ब हुए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हावेवर मॉलिक्यूल विथ लोअर एफिनिटी मूव विथ फास्टर मूवमेंट, thus allowing the molecule to separated in fraction। तो जो ठीक है इंटरेक्शन जिनका लो होता है वो क्या करते हैं, जल्दी से 1 मिनट, ओके कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। Here the stationary phase in the column chromatography, also termed as a absorbent, is a solid, mostly silica, and mobile phase liquid that allow molecule move through column smoothly। तो हम लोग मोस्टली सिलिका या सॉलिड सरफेस यूज़ करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज के लिए। अब यहाँ ध्यान से देखना आप लोग,
ठीक है, पहले स्टेप देख लेते हैं यहाँ पे, फिर उससे वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। द कॉलम इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग ग्लास ट्यूब दैट ड्राइड एंड कोटेड विथ थिन यूनिफॉर्म लेयर स्टेशनरी फेस सिलिका या सेलुलोज। तो सिलिका या सेलुलोज का हम लोग लेते हैं सैंपल और इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर ड्राई कर देते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इस डायग्राम पे, यहाँ पर समझना, बाकी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो यहाँ पर या ये देखो, ये हमारा सैंपल है और यहाँ पर क्या लोड हुआ है, स्टेशनरी फेस। ठीक है, स्टेशनरी फेस क्या हुआ है, यहाँ पर लोड हुआ है। अब होता क्या है, ठीक है, नेक्स्ट राउंड में हम यहाँ अपना मोबाइल फेस क्या करते हैं, लोड करते हैं। ठीक है, मोबाइल फेस लोड करते हैं जिसके साथ हमारा सैंपल भी रहता है। अब ये क्या करता है, इधर मूव करता है। तो इसमें हमने क्या किया है, सैंपल यहाँ पर स्टेशनरी फेस लगा हुआ है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मीन्स, देखो सपोज करो, ठीक है, ये ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल हैं, ये, और मैं और एक ड्राई कर रहा हूं मैं, ये 3 तरह के मॉलिक्यूल हैं। हम लोग को सेपरेट करना है किसको, हम लोग को सेपरेट करना है सपोज टू बी, ठीक है, इस कलर के मॉलिक्यूल को, दिस कलर, ठीक है, इसको सेपरेट करना है। अब इसकी टेंडेंसी क्या है, मतलब ये हाई एफिनिटी के साथ, जो हमने स्टेशनरी फेज रखा है उससे हाई एफिनिटी के साथ क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो अब होगा क्या, ठीक है, अब चूंकि स्ट्रॉन्गर एफिनिटी है तो यहाँ पर जो भी हमने लगाया है सेलुलोज, तो उसके साथ क्या करेगा, ये पहले ही जल्दी ही क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। जब हम यहाँ पर मोबाइल फेज ऐड करेंगे दोबारा, तो क्या करेगा, मोबाइल फेज सैंपल को हमारा नीचे की ओर पुश करेगा। ठीक है, और जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी वो तुरंत यहाँ पे एडजस्ट करने लगेगा। उसके बाद जिसकी एफिनिटी कम होगी वो यहाँ पर, और कम एफिनिटी होगी तो यहाँ पर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बाइंड कर जाएगी। बाद में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इनका एक अलग अलग फ्रैक्शन बन जाएगा। मतलब जो यहाँ रहेगा उसके लिए एफिनिटी क्या है, हाई, यहाँ क्या है, हाइयर एफिनिटी वाले हैं मॉलिक्यूल हैं। यहाँ उससे थोड़ा कम एफिनिटी वाले, ठीक है, थोड़ा कम, यहाँ सबसे कम। क्लियर। तो हम जानते हैं कि इन तीनों मिक्सचर में से सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसकी है, इसकी है। तो जो सबसे पहले जहाँ पर बाइंड होगा वो वहाँ पर जो सबसे पहला फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है, उस फ्रैक्शन पर जो भी मॉलिक्यूल होंगे वही हमारे क्या हैं, वही हमारे यूज़ के हैं। समझ में आ रहा है। तो सपोज़ करो इसको, ठीक है, ये कितने में 5 मिनट बाद ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पर पहुँच जा रहे हैं, एल्यूट आउट। 5 मिनट में क्या हो रहे हैं, ये एल्यूट आउट हो जा रहे हैं, एल्यूट आउट। ये कितने बाद, 10 मिनट बाद, और ये 30 मिनट बाद। तो हम प्रोडक्ट को कितने मिनट बाद निकालेंगे इससे, इस कॉलम से प्रोडक्ट को, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स को कितने मिनट बाद निकालेंगे, तो हम 30 मिनट के बाद निकालेंगे। ठीक है, इन सबको क्या कर देंगे, फ्लो आउट कर देंगे, इस सबको जाने देंगे, क्योंकि 30 मिनट के बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो भी मॉलिक्यूल होगा उसको हम लोग निकालेंगे, क्योंकि इसकी अलग अलग क्या है, एब्सॉर्प्शन टेंडेंसी है। ठीक है, तो ये है कॉलम क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, यूज़ वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ, बस प्रिंसिपल बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्रोमैटोग्राफी कवर करने हैं। ठीक, बहुत सारे क्रोमैटोग्राफी बताना है, इसलिए मैं आपको केवल और केवल इसका प्रिंसिपल बता रहा हूँ। जो यूज़ है वो आप पढ़ लेना। गैस क्रोमैटोग्राफी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैस क्रोमैटोग्राफी को। ठीक है, अब गैस क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। गैस क्रोमैटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक इन विच द मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटेंशन टाइम। ध्यान रखना, किसके बेसिस पर, रिटेंशन टाइम, बिल्कुल ध्यान रखना, रिटेंशन टाइम के बेसिस पर क्या किया जाता है, इसको
इसमें सेपरेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द एफिनिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू द स्टेशनरी फेज। मीन्स ठीक है, जो स्टेशनरी फेज है ना, सपोज करो ये स्टेशनरी फेज है, तो इस स्टेशनरी फेज पर मॉलिक्यूल कितनी देर तक यहाँ पर क्या रहे हैं, रिटेन रह रहे हैं, कितनी देर तक यहाँ पर रिटेन हैं। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है मॉलिक्यूल को सेपरेट करने का। ठीक है, ज़्यादा देर रिटेन कर रहे हैं, कम देर रिटेन कर रहे हैं। ठीक है, द सैंपल इज आइदर लिक्विड और गैस दैट इज वेपराइज्ड इन द इंजेक्शन पॉइंट। और इसमें क्या किया जाता है, या तो सैंपल क्या होगा, लिक्विड होगा या तो गैस होगा। ध्यान रखना, सैंपल लिक्विड होगा, गैस होगा, तभी गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट किया जाएगा। क्या प्रिंसिपल है इस गैस क्रोमेटोग्राफी के पीछे? गैस क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कंपोनेंट हैविंग अ higher affinity to the stationary phase have a higher retention time as they take longer time to come out of the column। बहुत बेहतरीन यहाँ पर एक ही लाइन पे पूरे प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया है कि गैस क्रोमेटोग्राफी आधारित है किस प्रिंसिपल पर आधारित है। तो यहाँ पर क्या है, जो कंपोनेंट है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, कि हायर एफिनिटी है स्टेशनरी फेज के प्रति। ठीक है, स्टेशनरी फेज के प्रति क्या है, हायर एफिनिटी है, और चूंकि हायर एफिनिटी है इसलिए हायर रिटेंशन टाइम होगा। क्लियर, हायर एफिनिटी मीन्स हायर रिटेंशन टाइम, और हायर रिटेंशन टाइम है इसलिए वो कॉलम से सबसे लेट में निकलेगी। ठीक है, मतलब ज़्यादा समय लेगी कॉलम से निकलने के लिए। तो इसी प्रिंसिपल का कि हायर एफिनिटी है मॉलिक्यूल्स की, हायर एफिनिटी है स्टेशनरी फेज के लिए, और चूंकि हायर एफिनिटी है स्टेशनरी फेज के लिए इसलिए हायर रिटेंशन टाइम होगा, और हायर रिटेंशन टाइम है इसलिए ज़्यादा समय लेगा कॉलम से बाहर निकलने में। क्लियर, तो ये बहुत क्लियर कट प्रिंसिपल है। हाउएवर द कंपोनेंट हैविंग हायर एफिनिटी टू द स्टेशनरी फेज हैव लेस रिटेंशन टाइम एज दे मूव अलॉन्ग विद द मोबाइल फेज। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो the component having a higher affinity to the stationary phase have less retention time as they move mobile phase। तो कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ होते हैं, यहाँ थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ कंफ्यूज, इस लाइन में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, होता क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका लो रिटेंशन टाइम है, जिनका क्या है लो रिटेंशन टाइम, मीन्स लो रिटेंशन टाइम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जल्दी एल्यूट आउट हो जाते हैं, जल्दी एल्यूट आउट हो जाते हैं। मैं आगे डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा। द मोबाइल फेज इज गैस मोस्टली हीलियम। मोबाइल फेज जनरली गैस होता है और अधिकतर हीलियम होता है। दैट कैरीज द सैंपल थ्रू कॉलम, और यही सैंपल को कॉलम तक ले जाती है। द सैंपल वंस इंजेक्टेड इन कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेज इज देन पास्ड थ्रू डिटेक्टर टू डिटरमाइन रिटेंशन टाइम। ठीक है, अब सैंपल को जैसे इंजेक्ट किया जाता है, सैंपल को गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये फिर ठीक है क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी कॉलम के थ्रू होते हुए डिटेक्टर तक पहुंच जाता है, और जहां डिटेक्टर क्या करता है, इसकी रिटेंशन टाइम को डिटेक्ट कर लेता है। द कंपोनेंट आर कलेक्टेड सेपरेटली एज दे कम आउट स्टेशनरी फेज एट डिफरेंट टाइम। तो बाद में इन्हीं कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया जाता है। अब कैसे, ये देखना। देखो, गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हैवी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। हैवी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, गैस फ्लो रेगुलेटर। ठीक है, गैस फ्लो रेगुलेटर मतलब कैरियर गैस। ये क्या करती है, गैस फ्लो कराती है, इधर से ही गैस फ्लो होगा। ठीक है, और ये क्या है, सैंपल, और ये क्या है, इंजेक्टर पोर्ट, ये कॉलम। ठीक है, ये डिटेक्टर, इधर वेस्ट और इधर कंप्यूटर जहाँ पे डेटा एनालिसिस होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना। ठीक, सैंपल को क्या करते हैं, लिक्विड या गैस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, सैंपल हमने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट होता है किससे, ठीक है, गैस फ्लो रेगुलेटर से। अब जैसे ही सैंपल इंजेक्ट किया जाता है, गैस फ्लो ऑन कर दिया जाता है। तो गैस क्या करता है, इधर से फ्लो होता है,
और यहाँ पर जो भी सैंपल होता है, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, उसको अपने साथ क्या करता है, ले जाता है। कहाँ ले जाता है, कॉलम में, ठीक है, इस कॉलम में ले जाता है। क्लियर। अब इस कॉलम में क्या बना रहता है, कॉलम में हमारा रहता है स्टेशनरी फेज। अब स्टेशनरी फेज के साथ ये जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल होता है, उसकी क्या होती है, एफिनिटी। अगर एफिनिटी हाई होगी तो ज़्यादा देर तक इसमें बाइंड करेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा बाहर निकलने में, ठीक है, बाहर निकलने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। और एफिनिटी लो होगी तो तुरंत निकल जाएगा बाहर, ठीक है, इधर गैस के साथ तुरंत निकल जाएगा। क्योंकि सपोज़ अगर बात करो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर ये यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज क्या हुआ है, नेगेटिवली चार्ज स्टेशनरी फेज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन ज़्यादा होगा ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, ठीक है, जो यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो जो नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होने के कारण ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल यहाँ पर ज़्यादा देर तक बाइंड करेंगे और वहीं नेगेटिवली चार्ज तुरंत बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा देर तक रुकता है, और जिसकी एफिनिटी कम होती है वो तुरंत निकल जाता है। तो ये जो डिटेक्टर होता है, ये इस चीज़ को क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करके इसका ग्राफ कहाँ देता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सपोज़ करो हमारा मॉलिक्यूल कितने 30 मिनट बाद डिटेक्टर में पहुंच रहा है, तो डिटेक्टर क्या करेगा, 30 मिनट बाद इसका पिक देगा, ठीक है, और अलग अलग टाइप का पिक देगा। किस तरह से पिक देगा, तो सपोज़ करो, ठीक है, जो मॉलिक्यूल इधर क्या है, इधर ध्यान देना, इधर क्या है, इधर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल है मतलब यहाँ पर एफिनिटी है ना, एफिनिटी रख रहे हैं हम लोग कि कितनी एफिनिटी है स्टेशनरी फेज के साथ, और इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम रख रहे हैं। तो जिस मॉलिक्यूल की एफिनिटी क्या है, कम है ना, जिस मॉलिक्यूल की एफिनिटी क्या है, कम है, वो क्या करेगी, वो बहुत जल्दी, एफिनिटी क्या है, कम है, तो वो बहुत जल्दी क्या होगी, बहुत जल्दी इस तरह से यहाँ पर क्या होगी, एल्यूट आउट हो जाएगी, और यहाँ पर इसका डिटेक्टर इसका पीक देगा इस टाइप का, ठीक है, चूँकि क्या है, इधर लो एफिनिटी है ना, लो एफिनिटी, तो बहुत जल्दी पीक, उसके बाद इस तरह से पीक देगा, इस तरह से, ठीक है। तो लो एफिनिटी उतना जल्दी बाहर निकल रहे हैं और डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर रहा है, और जैसे अगर हाई एफिनिटी होगा, एफिनिटी हाई होगा तो उसको ज़्यादा टाइम भी लगेगा, तो यहाँ इस तरह से बड़ा ग्राफ देगा, ठीक, इस तरह से क्या करेगा वो, बड़ा ग्राफ, ठीक है। तो ये पिक देख रहे हो, ये बड़ा पिक, तो यहाँ हमारा डिजायर्ड मॉलिक्यूल है, तो कितने मिनट के बाद आया, ये बड़ा ग्राफ, कितने मिनट के बाद आया, तो लगभग 30 मिनट के बाद यहाँ पर, ठीक है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 है यहाँ पर, तो 30 मिनट के बाद। तो हम कितने मिनट बाद मॉलिक्यूल को सेपरेट करेंगे, 30 मिनट बाद, क्योंकि 30 मिनट बाद क्या हो रहा है, हमारा जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल हो रहा है वो सेपरेट हो रहा है। क्लियर। तो ये है गैस क्रोमेटोग्राफी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। क्या क्या स्टेप होते हैं इसको आप लोग पढ़ना, ठीक है। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ सिंपली। सैंपल इज इंजेक्टेड इनटू द कॉलम वेयर इट इज़ वेपराइज्ड इनटू गैसियस स्टेट। सैंपल को इंजेक्ट करते हैं कॉलम में तो फिर वो गैसियस स्टेज में वेपराइज होता है। द वेपराइज्ड कंपोनेंट मिक्स विथ द मोबाइल फेज एंड कैरिड आउट थ्रू द रेस्ट। तो आप इसको पढ़ना, मैं इसको ठीक है एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी बताना है, इसलिए मैं उसका जो प्रिंसिपल है उसको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टेप और क्या क्या यूजेस हैं इस चीज़ को आप लोग पढ़ना। नेक्स्ट है जेल फिल्ट्रेशन, ठीक है। जेल फिल्ट्रेशन ये इसी को बोला जाता है जेल परमिएशन। जेल फिल्ट्रेशन इसी को बोला जाता है जेल परमिएशन। इसका प्रिंसिपल क्या होता है पहले ये देख लो, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जेल बीड ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, जेल बीड।
यहाँ देख रहे हो ना, पोरस बीड, या इसी को हम लोग बोलते हैं जेल बीड। अब जेल बीड क्या होता है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह से संरचना, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें इस तरह से छेद होते हैं बीच में, इस तरह से छेद होते हैं ताकि मॉलिक्यूल इधर आर पार जा सके, इधर से इधर, इस पार, ठीक है, इस तरह से बीड होते हैं। अब याद रखना, यहाँ पर हम इस तरह से बहुत सारे बीड लगाए हैं, देखो ये रहा कॉलम, ठीक है, कॉलम, और ये रहे बीड। तो दो तरह के स्पेस इसमें पाए जाते हैं, और इनमें क्या है, इनमें सब में इस तरह से पोर है ना, सब में छेद है, सब में छेद है इस तरह से, ताकि इधर उधर कुछ चीज़ें जा सके। अब यहाँ पर हमने बीड लगाया है, तो बीड में दो तरह का जगह बन रहा है, एक तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से है यहाँ, तो एक जगह कौन है, बीड के बीच में, मतलब यहाँ और यहाँ, तो मॉलिक्यूल इधर से इधर जा सकता है, यहाँ से इधर आ सकता है। और एक तो यहाँ दो बीड के बीच में जगह है ना, इस तरह से दो बीड बने हुए ना, इनके बीच में खाली स्थान है, तो मॉलिक्यूल इधर से जा सकता है, इधर से इधर। समझ में आ रहा है, दो ही जगह है मॉलिक्यूल के जाने के लिए, क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ठसाठस इस तरह से बीड रख दिए, ठीक है, बीड रख दिए, बीड का यहाँ पे जेल बना, ठीक है, जेल बीड, यहाँ पर हमने क्या रख दिया, जेल बीड रख दिया। अब होता क्या है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, अपना सैंपल, और सैंपल हमारा कैसा है, लिक्विड है, ठीक है, और मोबाइल फेज भी क्या है, लिक्विड है। तो मोबाइल फेज और सैंपल यहाँ पे हमने ऐड किया। अब होगा क्या, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो सबसे जल्दी बाहर निकल आते हैं, यहाँ इधर सबसे जल्दी बाहर निकल आते हैं, उसके बाद छोटे मॉलिक्यूल, उसके बाद और छोटे मॉलिक्यूल्स। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ध्यान रखना, ऐसा क्यों होता है, तो याद रखना, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो इधर, ठीक है, वो इधर, इस जो दो बेड के बीच में जो जगह होता है ना, उसके थ्रू होते हुए तुरंत ऐसे बाहर निकल जाता है, क्लियर। बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो, और जो मीडियम मॉलिक्यूल होते हैं वो लगभग ऐसे ही। मीडियम मॉलिक्यूल क्या करते हैं, पहले इधर इसमें एंटर करेंगे, और इसमें एंटर करने के बाद फिर यहाँ फंस, यहाँ पे, फिर यहाँ से इधर, इस तरह से मूव करते हैं। लेकिन वहीं सबसे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये जो बीड होते हैं ना, इनके बीच में घुसते हुए एंटर एल्यूट आउट होते हैं, मतलब यहाँ जाएंगे, फिर इस बीड में, फिर इस बीड में, फिर इस बीड में, फिर इस बीड में, तब ये यहाँ। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से होने के कारण क्या होता है, जो सबसे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं सबसे लास्ट में सेपरेट होते हैं, और जो सबसे बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो सबसे जल्दी एल्यूट आउट या सेपरेट हो जाते हैं, क्लियर। ठीक इसी तरह से जैसे आपको अगर बोला जाए कि आप को कॉलेज जाना है, ठीक है, होली क्रॉस विमेंस कॉलेज जाना है, किसको, हर्षा को, नेहा को कॉलेज जाना है। अब क्या है, एक इनके पास दो रास्ते हैं, या तो सीधे, ठीक है, घर से निकलें और कॉलेज जाएं, घर से निकले और क्या करें, कॉलेज जाएं, तो टाइम कितना लगेगा, 15 मिनट लगेगा, ठीक है। एक रास्ता ये भी हो सकता है कि ये क्या करें, घर से निकले पहले, और फिर पहले यहाँ पे बैठे थोड़ा देर बस स्टैंड में, उसके बाद ठीक है चाट, ठीक है, ये फुल्की चाट खाने 5 मिनट रुके, फिर कुछ और दूसरे सामान खरीदने रुक गए, तब कॉलेज पहुँचे। तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ 40 मिनट तो लगेगा ना। तो ठीक इसी तरह से जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो पहले सेपरेट होते हैं, और जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो लास्ट में, क्लियर। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल। अब होता क्या है, जैसे ही हम लोग सैंपल ऐड करते हैं, तो जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं सबसे लास्ट में, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो सबसे पहले। तो यहाँ देखो, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, क्लियर।
चलो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इज अ फॉर्म ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यूज टू सेपरेट मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर, इनके किसके, मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर, तो छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो सबसे लास्ट में और बड़े मॉलिक्यूल होंगे वो सबसे पहले। दिस टेक्निक हैज़ आल्सो फ्रीक्वेंटली हैज़ बीन रिफर्ड वेरियस अदर नेम्स इंक्लूडिंग जेल परमिएशन, जेल एक्सक्लूजन, साइज एक्सक्लूजन एंड मॉलिक्यूलर सिव क्रोमेटोग्राफी। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो इसी को हम लोग जेल परमिएशन भी बोलते हैं, जेल एक्सक्लूजन बोलते हैं, साइज एक्सक्लूजन भी बोलते हैं और मॉलिक्यूलर सिव क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसका क्या प्रिंसिपल है, तो ये पोरस मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है, यही इसका प्रिंसिपल है कि पोरस मैट्रिक्स यूज़ किया जाएगा। क्लियर। ओके, तो ये जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो कि आप लोग यही पढ़ते हो अधिकतर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, ये पढ़ना ना क्या क्या स्टेप होते हैं, ये चीज़ें पढ़ना है आप, क्या यूज़ है। क्लियर। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का मैं क्या बता रहा हूँ, केवल आपको यहाँ पर इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक वेयर द स्टेशनरी फेज इज अप्लाइड एज अ थिन लेयर ऑन अ सॉलिड सपोर्ट प्लेट विथ लिक्विड मोबाइल फेज। तो थिन लेयर में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, थिन लेयर में जो भी हमारा स्टेशनरी फेस होता है उसकी पतली लेयर, ठीक है, हमारा जो भी सरफेस होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, स्टेशनरी फेस का पतला लेयर क्या करते हैं, कोट करते हैं। और उसके बाद इस पर मोबाइल फेस, ठीक है, मोबाइल फेस क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल देखते हैं, एक मिनट। दिस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज बेस्ड ऑन द टेक प्रिंसिपल दैट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर separated when component having an affinity towards the stationary phase bind to the stationary phase. In contrast, other component are eluted with mobile phase. तो ये क्या करते हैं, जो यहाँ पर हमने स्टेशनरी फेस लगाया है ना, उसके बीच में जो कि बाइंडिंग एफिनिटी कितनी है इस पर डिपेंड करती है। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आगे अच्छे से। The substrate ligand is bound the stationary phase so that reactive site of the binding of component are exposed. Now the mixture is passed through the mobile phase where component with binding site for the substrate bind the substrate of stationary phase while the rest of the component are eluted out with the mobile phase. After separation, the molecules are seen as a spot at a different location through the stationary phase. The detection of molecule performed various techniques. अब आप जो करते हो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, पहले इस चीज़ को ध्यान देना। क्लियर। अब करते क्या हो आप लोग, होता क्या है, चलो स्टेप को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपना जो भी होगा एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले स्टेशनरी फेज इज यूनिफॉर्मली अप्लाइड ऑन द सॉलिड सपोर्ट। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, ग्लास या सिलिका का या फिर टीएलसी प्लेट यूज़ करते हो। ठीक है, टीएलसी प्लेट यूज करते हो जिसमें सिलिका का क्या लगा रहता है, स्टेशनरी फेस लगा रहता है। क्लियर। तो आप अब सिंपल सा क्या लिए, यहाँ पर एक पेपर ले लिए, ठीक है, या फिर सिलिका प्लेट ले लिए, टीएलसी प्लेट ले लिए ना, टीएलसी प्लेट बोलते हैं। अब टीएलसी प्लेट पर आपने क्या किया, अपना सैंपल लोड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, सैंपल लोड कर दिया। ठीक है, सैंपल क्या कर दिया, लोड कर दिया। फिर से बता रहा हूँ मैं, यहाँ देखते हैं, ये आपका है टीएलसी प्लेट। इस टीएलसी प्लेट पे आपने क्या किया, अपना सैंपल यहाँ पर लोड कर दिया। ठीक है, मतलब मिक्सचर ना, मिक्सचर लोड कर दिया। आपको प्रैक्टिकल के लिए मैं क्या दिया था कि आपको पिगमेंट्स आइसोलेट करने हैं, पिगमेंट्स आइसोलेट करने हैं। आपने बॉटनी में प्रैक्टिकल किया होगा, मैं दे रहा था पालक के पत्तों से आपको भी पिगमेंट आइसोलेट करना था। ठीक है,
तो आपने पालक को पीस कर क्या कर लिया, यहाँ पर उसका स्पॉट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर पालक के पत्ते को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया आपने, क्रोमेटोग्राफिक चेम्बर में ले जाकर डिप कर दिया और नीचे क्या भर दिया, सॉल्यूशन मोबाइल फेज। और मोबाइल फेज आपने क्या रख दिया, वाटर रख दिया या एथेनॉल या कोई और लिक्विड, जो भी लिक्विड आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इसको रख दिया। अब होगा क्या, ठीक है, यहाँ पर मोबाइल फेज क्या करेगा, या फिर वाटर जो है मूव करेगा ना टीएलसी प्लेट में, इधर मूव करेगा, या फिर पेपर है उधर मूव करेगा। और जब ये मूव करेगा तो अपने साथ साथ किसको ले जाएगा, यहाँ पर जो सैंपल, ये मिक्सचर है ना, यहाँ पर जो भी मिक्सचर हमने ऐड किया है पालक को पीस कर, उस पालक के पीस में, पालक में जो भी कंपोनेंट वगैरह हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह हैं, पिगमेंट्स वगैरह होंगे, उनको अपने साथ ये क्या करेगा, ले जाएगा, ऊपर की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, क्लियर। जहाँ जहाँ पर हमारे कंपोनेंट मूव करेंगे, जो मिक्सचर है ना पालक के पत्ते में, जो भी क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करेगा, वो भी मूव करेगा। और जहाँ जहाँ मूव करेगा वो वहाँ पर क्या मूव करके वहाँ पर से इकट्ठा हो जाएगा, वहाँ पर क्या करेगा, इस तरह से स्पॉट बन जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरह से स्पॉट बन जाएगा। और बाद में इसी स्पॉट से हम लोग क्या करेंगे, अपने मॉलिक्यूल को सेपरेट कर लेंगे। जो कि आपको क्या करना था, आपको पिगमेंट्स करना था, पालक की पत्ती से पिगमेंट्स। समझ में आया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टीएलसी है। इसमें याद रखना टीएलसी या पेपर क्रोमेटोग्राफी ऐसे ही किया जाता है। तो जो मोबाइल फेज होता है वो क्या करता है अपने साथ, ठीक है, जो सैंपल होता है ना, सैंपल और मोबाइल फेज के बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इसलिए मोबाइल फेज सैंपल को अपने साथ ले जाता है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाला किस्सा यहाँ होता है। तो ये था थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको टीएलसी बोलते हो आप लोग। क्लियर। तो ये आपका क्रोमेटोग्राफी है। बहुत सारा क्रोमेटोग्राफी के प्रकार हैं। कुछ क्रोमेटोग्राफी को आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। तो यहाँ तक मैं इतने ही क्रोमेटोग्राफी को आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी क्रोमेटोग्राफी को आप हायर क्लास में पढ़ना, एमएससी वगैरह में, बहुत डिटेल में। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि एडवांस्ड है ना, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी मैं नहीं पढ़ाया, इसको आप आगे की कक्षा में पढ़ना। हाइड्रोफोबिक, ठीक है, HPLC, FPLC, ये सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ाया हूँ। ये सब आप ठीक है जब एमएससी पढ़ोगे, अगर एमएससी करते हो तो वहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ना होता है इनको। ये कॉलम वालम सिलिका विलिका इसको पढ़ना नहीं रहता है, इसी सबको पढ़ना रहता है। ये प्रेफरेंस है जहाँ से कंटेंट लिया गया है। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है, आपकी आज 3 बजे एक सेशन है, इम्पोर्टेंट सेशन है सारे स्टूडेंट का। सारे स्टूडेंट ज्वाइन करना 3 बजे। अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर रेडी करना, रेडी रख के, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर रेडी रख के। क्लियर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, 30 तक कंटिन्यू अटेंड कीजिए, उसके बाद 30 के बाद क्लास नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।